आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में ऑन ट्रैक और ऑफ कोर्स असेसिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द 30-30 टारगेट इन द ओशन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार समुद्र का केवल 8.3% हिस्सा ही समुद्री संरक्षित क्षेत्र के दायरे में लाया गया है और इसमें से भी केवल 2.8% क्षेत्र को ही प्रभावी रूप से संरक्षित किया जा सका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी स्थिति ब्लू वॉशिंग को जन्म देती है, जिसका तात्पर्य है जहां क्षेत्रों को संरक्षित बताया गया है लेकिन रियलिटी में वो संरक्षित नहीं होते या उसका कुछ ही भाग संरक्षित होता है। दरअसल 2022 में यूएन जैव विविधता सम्मेलन में वैश्विक लीडर्स ने 2030 तक महासागरों का 30% हिस्सा संरक्षित करने पर सहमति दी थी। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण से उत्पन्न खतरों से निपटना था। इसे 30-30 टारगेट के नाम से भी जाना जाता है। अज़ोरेस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा ने उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़े समुद्री संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों का समर्थन करता है। नया समुद्री नेटवर्क लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। इस क्षेत्र का आधा हिस्सा पूरी तरह से संरक्षित रहेगा, जहां मछली पकड़ना और पर्यटन प्रतिबंधित होगा। दूसरे आधे हिस्से में केवल चयनित मछली पकड़ने की अनुमति होगी। अज़ोरेस पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसकी अपनी सरकार है और विधायिका है। 9 द्वीपों वाला यह द्वीप समूह पुर्तगाल से 1500 किलोमीटर पश्चिम में है। द्वीप समूह अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीकन प्लेटों के ट्रिपल जंक्शन से जुड़ी ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन को लॉन्च किया। यह पहल असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच मुहैया कराएगी। यह सरकार और असंगठित श्रमिकों के बीच मध्यस्थता का काम करेगी। इससे श्रमिक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर श्रमिकों को खास तौर से उनके लिए बनी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से अब तक करीब 12 योजनाओं को ई श्रम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। 26 अगस्त 2021 को लॉन्च होने के बाद ई श्रम पोर्टल ने 30 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया है। वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे यानी विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन आयोडीन की स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता और इसकी कमी के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन T4 और T3 बनाने के लिए ज़रूरी है। यह हार्मोन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं और भ्रूण तथा नवजात शिशु के विकास में मदद करते हैं। भारत सरकार ने इस समस्या के निदान के लिए 1962 में राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। 1992 में इसे विस्तारित कर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम नाम दिया गया। इसका मकसद आयोडीन की कमी से संबंधित रोगों को व्यापक रूप से कवर करना था। पिछले कुछ दिनों से बिजली संकट से जूझ रहे क्यूबा के सामने एक और बड़ी चुनौती आ गई है। दरअसल चक्रवाती तूफान ऑस्कर ने दक्षिण पश्चिम बाहामास में लैंडफॉल किया है और अब यह तूफान क्यूबा की ओर बढ़ रहा है, जहां इसके दूसरे लैंडफॉल की संभावना बताई गई है। ऑस्कर को एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में नामित किया गया है। इसमें निरंतर हवाओं की गति लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है। क्यूबा कैरेबियन सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यह उत्तरी कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के संगम पर है। वहीं भारत के ओडिशा राज्य पर भी चक्रवात दाना के टकराने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके 24 अक्टूबर को तट से टकराने की संभावना है। जर्मन चांसलर शोल्ज 24 से 26 अक्टूबर तक भारत का दौरा करेंगे, जहां वे 7वीं IGC यानी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में हिस्सा लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ IGC की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के मंत्रियों के बीच चर्चा होगी। इस चर्चा में सुरक्षा और रक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग, ग्रीन और सस्टेनेबल विकास साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही दोनों नेता 18वीं एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन जर्मन बिजनेस को भी संबोधित करेंगे, जिसका मकसद व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ल्ड फूड फोरम का आयोजन हाल ही में किया गया था। इस सम्मेलन की थीम सभी के लिए अच्छा भोजन आज और कल रखी गई थी। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य आकर्षण ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम का शुभारंभ था।
इसे FAO और IFAD यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने शुरू किया है। यह फैमिली फार्मिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। फैमिली फार्मिंग 90% से अधिक फार्मों का प्रतिनिधित्व करती है और वैश्विक खाद्य उत्पादन में 70 से 80% का योगदान देती है। फोरम युवा और महिला किसानों पर भी ध्यान देगा और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझेगा। WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला मिस्र दुनिया का 44वां देश बन गया है और 2024 में केप वर्दे के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया है। इसके अलावा मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को के बाद पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तीसरा देश है। WHO किसी देश को मलेरिया फ्री तब घोषित करता है जब पिछले 3 साल में किसी देश में एनोफिलीज मच्छर से होने वाले मलेरिया संक्रमण की श्रृंखला टूट गई हो। साथ ही उस देश को यह भी दिखाना होता है कि वह फिर से संक्रमण की रोकथाम करने की क्षमता रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा चक्रवात डाना के मद्देनजर स्थगित कर दी गई है। दरअसल 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान आने की संभावना है जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को प्रभावित करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 24 अक्टूबर को ओडिशा तट पर आने वाले चक्रवात डाना के लिए चेतावनी जारी की है। राज्य सरकार ने भी सभी तटीय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। इस चक्रवात में निरंतर हवाओं की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। भारत ने विशाखापत्तनम में अपनी चौथी परमाणु पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया। इस पनडुब्बी का कोड नेम S4 स्टार है। अभी इसका औपचारिक नाम दिया जाना बाकी है। इस पनडुब्बी में लगभग 75% स्वदेशी मटेरियल का यूज किया गया है। यह 3500 किलोमीटर रेंज की K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है जिसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए छोड़ा जा सकता है। भारतीय नौसेना पहले से ही कई परमाणु पनडुब्बियों का संचालन कर रही है। इनमें INS अरिहंत और INS अरिघाट प्रमुख हैं। फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने 2024 के लिए एक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है। इसमें 165 देशों का मूल्यांकन किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर हैं, जबकि भारत की रैंक 84 है। ये रिपोर्ट 42 मानकों पर आधारित है, जैसे सरकार का आकार, संपत्ति का अधिकार, मौद्रिक नीति और व्यापार की स्वतंत्रता इत्यादि। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 3 सालों में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता कम हुई है। जिन देशों में ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता है वहां की प्रति व्यक्ति आय औसत से लगभग 7.6 गुना ज्यादा है। साथ ही इन देशों में जीवन प्रत्याशा, गरीबी में कमी और खुशहाली भी अन्य देशों से बेहतर है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के जेड मोड़ प्रोजेक्ट पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। ये प्रोजेक्ट 6.5 किलोमीटर लंबी एक टनल है जो 8500 फीट की ऊंचाई पर सोनमर्ग को कंगन टाउन से जोड़ती है। इस टनल का नाम जेड मोड़ यहाँ की जेड शेप वाली सड़क के कारण पड़ा है और ये टनल बनने के बाद श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग को सभी मौसमों में जोड़कर रखेगी ताकि किसी भी मौसम में यहाँ आसानी से पहुंचा जा सके। ये टनल जोजिला सुरंग परियोजना का भी हिस्सा है जिसका मकसद श्रीनगर से लद्दाख तक साल भर कनेक्टिविटी को बनाए रखना है। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को चलाने के लिए अगले 5 साल की अवधि बढ़ाने पर सहमति दी है। ये कॉरिडोर दोनों देशों के बीच 2019 में हुए एक समझौते के तहत शुरू किया गया था, जिसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित किया गया था। करतारपुर रावी नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल बिताए थे। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में है, जो भारत के पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में स्थित है, जो कि ऐतिहासिक डेरा बाबा नानक से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसे इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम कहा जाता है। ये एक ऐसा स्पैम ट्रैकिंग सिस्टम है जो विदेशी कॉल्स की पहचान करने के साथ उन्हें ब्लॉक भी कर सकता है। जो भारतीय फोन नंबर +91 की तरह दिखती हैं, ऐसी कॉल्स का इस्तेमाल अक्सर धोखाधड़ी करने वाले लोग यानी स्पैमर्स या स्कैमर्स भारत में लोगों को ठगने के लिए करते हैं। वे इंटरनेशनल कॉल्स करते हैं, लेकिन फोन पर नंबर भारतीय फॉर्मेट में दिखाई देता है, जिससे लोग आसानी से धोखे में आ जाते हैं। स्कैमर्स ऐसा कॉलिंग सिस्टम में हेरफेर करके करते हैं, लेकिन इस सिस्टम के लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर ही 1 करोड़ से अधिक विदेशी फर्जी नंबरों को पहचान कर ब्लॉक कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी UAE के आधिकारिक दौरे पर गए हैं।
इस दौरे का मकसद भारत और यूएई के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। एडमिरल त्रिपाठी ने यूएई के रक्षा मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात की, जहां दोनों ने रक्षा संबंधों और समुद्री सुरक्षा पर बातचीत की। इस यात्रा का मुख्य हिस्सा भारत और यूएई के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भारतीय नौसेना का जहाज INS विशाखापत्तनम हिस्सा लेगा। इसके अलावा यह दौरा दोनों देशों के बीच समुद्री और रक्षा सहयोग को और मजबूती देने में सहायक होगा। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मिलकर 24 अक्टूबर से पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी देने की सेवा शुरू करेंगे। इसका मकसद गांवों में रहने वाले लोगों और किसानों को सशक्त बनाना और आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी करना है। इस सेवा के जरिए किसानों और ग्रामीणों को हर दिन तापमान, बारिश और तेज हवाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे वे खेती से जुड़े फैसले बेहतर तरीके से ले सकेंगे। ये जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से दी जाएगी। ये पहल गांवों को जलवायु के प्रति मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन ने कृषि में जल संकट को सुलझाने के लिए रोम घोषणा को अपनाया। FAO का कहना है कि 2050 तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर खाद्य उत्पादन पर पड़ेगा। इस घोषणा में बेहतर नीतियों, वित्त पोषण और जल प्रबंधन पर जोर दिया गया है, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 2016 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में WASAG यानी ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन वाटर स्कार्सिटी इन एग्रीकल्चर पहल को शुरू किया गया। इसे जल की कमी का सामना करने वाले देशों का सहयोग करने के लिए लाया गया था। शोधकर्ताओं की एक टीम ने दक्षिण भारत में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति तेनकाना की खोज की है। इसका तेनकाना नाम कन्नड़ शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है दक्षिण, जो यह दर्शाता है कि यह प्रजाति दक्षिण भारत और उत्तरी श्रीलंका से संबंधित है। यह शुष्क इलाकों और जमीन पर रहना पसंद करती है। मकड़ी की यह प्रजाति पहले से ज्ञात 2 प्रजातियों से काफी समानता रखती है, जिनमें से एक है कैंसेल्टस, जो पेड़ों पर रहती हैं, और दूसरी है मनु, जो जमीन पर रहती है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का तीसरा चरण शुरू किया है। इस कार्यक्रम को EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम विद्यार्थियों में कंप्यूटर अवेयरनेस को बढ़ाएगा। इस तीसरे चरण में ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और ब्लॉक प्रोग्रामिंग पर ओरिएंटेशन आदि को शामिल किया गया है। इसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा के 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में लागू किया जा रहा है। इसका मकसद जनजातीय विद्यार्थियों को साइंस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 63वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। वर्तमान में यह बल 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा कर रहा है, जो लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेपला तक के क्षेत्र को कवर करता है। इसकी अधिकांश चौकियां 9000 से 18800 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं, जहां अधिकांश समय तापमान 0 से नीचे रहता है। इसके अलावा ITBP कई इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर और छत्तीसगढ़ में उग्रवाद के खिलाफ अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने T20 इंटरनेशनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 344 रन का विशाल रिकॉर्ड बना दिया। ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा किया गया सबसे बड़ा स्कोर है। पिछला रिकॉर्ड नेपाल के नाम था, उसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे। इसके अलावा जिम्बाब्वे ने गाम्बिया को 290 रनों से भी हराया, जो T20 इंटरनेशनल के इतिहास में सबसे बड़े मार्जिन वाली जीत है। भारत भी T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक स्कोर वाली लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन स्कोर किया था। हर साल 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है हर बच्चे तक पहुंचने का एक वैश्विक मिशन। इस दिन को मनाने की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल ने 1988 में की थी और इसे WHO तथा यूनिसेफ जैसे संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य पोलियो मुक्त दुनिया बनाने के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत को WHO ने 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया था। भारत में पोलियो का आखिरी मामला 2011 में सामने आया था। तब से भारत ने टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लगातार काम किया है ताकि पोलियो का खतरा पूरी तरह से खत्म हो सके।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में पीएम श्री योजना को अपनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पीएम श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना को सितंबर 2022 में मंजूरी मिली थी और यह केंद्र द्वारा समर्थित एक योजना है। इसके तहत 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि ये बाकी स्कूलों के लिए एक उदाहरण बन सके। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बनाई गई है और समग्र शिक्षा योजना का हिस्सा है। पीएम श्री योजना को 2022-23 से लेकर 2026-27 तक के 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है, जिसमें स्कूलों के बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता शिक्षा और छात्रों के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। अमेरिका में हाल ही में ई कोलाई संक्रमण के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ई कोलाई एक तरह का बैक्टीरिया है जो अक्सर दूषित भोजन और पानी में पाया जाता है। साथ ही यह मनुष्यों और जानवरों की आंतों में भी मौजूद होता है। WHO के अनुसार ई कोलाई का एक खास स्ट्रेन शीगा नाम का टॉक्सिन बनाता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ई कोलाई संक्रमण के सामान्य लक्षणों में बुखार, दस्त और उल्टी आदि शामिल हैं। भारत में भी ई कोलाई संक्रमण आमतौर पर देखा जाता है, खासकर गर्मियों और बरसात के दिनों में। पिछले साल भारत में इस संक्रमण के 500 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार आर्टिफिशियल तरीके से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने बच्चे को जन्म दिया है। वहां कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे इस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। यह भारत में इस तकनीक का पहला सफल प्रयास है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। इस तकनीक का प्रशिक्षण भारतीय वैज्ञानिकों ने अबू धाबी से प्राप्त किया था। वर्तमान में जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल आबादी 173 है, जिसमें से 128 पक्षी जंगल में रह रहे हैं और 45 को प्रजनन केंद्रों में रखा गया है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है और राजस्थान के अलावा कम संख्या में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है, जो पहले 10 लाख रुपए थी। इसकी घोषणा 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किफायती ऋण प्रदान करना है ताकि वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं: शिशु, किशोर और तरुण। इन तीनों श्रेणियों में ऋण राशि अलग अलग होती है, जो उद्यमियों की जरूरतों के आधार पर दी जाती है। यह ऋण मुख्य रूप से प्रोसेसिंग, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।